कभी सोचा है कि समंदर की शांत लहरों के नीचे असल में वैश्विक राजनीति का कितना बड़ा खेल चल रहा है। आज हम इसी खेल को समझने वाले हैं और इसमें भारत की भूमिका क्या है इस पर बात करेंगे। ये सिर्फ नक्शों और जहाज़ों की कहानी नहीं है, बल्कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाली एक बेहद अहम रणनीति है। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये हिंद प्रशांत है क्या चीज। फिर हम भारत के नजरिए को समझेंगे कि भारत इसे कैसे देखता है। इसके बाद हम भारत के असल हितों की पड़ताल करेंगे, मतलब आर्थिक और रणनीतिक तौर पर। और हाँ, आखिर में एक ऐसी कड़ी जोड़ेंगे जो शायद आपको चौंका दे कि इस पूरी वैश्विक रणनीति का बिहार जैसे राज्य से क्या कनेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, हिंद प्रशांत का परिचय। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा इलाका नहीं है। नहीं, आज की तारीख में ये दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात बन चुका है, जहां व्यापार, ताकत और कूटनीति के मोहरे हर पल चले जा रहे हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा समंदर जो अफ्रीका के पूर्वी किनारे से शुरू होता है, पूरे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को अपने आप में समेटता हुआ अमेरिका के पश्चिमी दरवाजे तक पहुंचता है। जी हाँ, इतना विशाल है ये हिंद प्रशांत क्षेत्र। आज ये दुनिया का सबसे ज्यादा हलचल वाला और कह सकते हैं ऊर्जा से भरा हुआ इलाका है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90%। ये एक आंकड़ा ही भारत के लिए इस क्षेत्र की अहमियत बताने के लिए काफी है। जानते हैं इसका मतलब क्या है? भारत का 90% व्यापार अगर हम वजन के हिसाब से देखें तो इन्हीं समुद्री रास्तों से गुजरता है। सच कहूं तो ये भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, इसकी लाइफलाइन। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये इलाका कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। सवाल यह है कि भारत इस विशाल मंच को देखता कैसे है, उसका विजन क्या है, आखिर इस बड़े खेल में भारत का गेम प्लान क्या है। भारत का पूरा नजरिया आप कह सकते हैं इन 3 शब्दों में सिमट जाता है। 1, मुक्त, खुला और समावेशी क्षेत्र। आसान भाषा में इसका मतलब है कि ये रास्ते सबके लिए खुले हों, व्यापार करने की आजादी हो और इस पूरे विकास में किसी एक देश की दादागिरी न चले, बल्कि सबकी भागीदारी हो। और इस विजन की नींव 3 बहुत मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला, आसियान देशों को हमेशा सेंटर में रखना। दूसरा, समंदर से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना ताकि कोई भी अपनी मनमानी न कर पाए। और तीसरा, अगर कोई विवाद हो भी तो उसे ताकत से नहीं बल्कि शांति से, बातचीत से सुलझाना। अच्छा, सिद्धांत तो अपनी जगह है, पर अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। इस पूरी सोच के पीछे भारत के असली रणनीतिक और आर्थिक हित क्या है, मतलब भारत के लिए इसमें क्या दांव पर लगा है। चलिए इसको समझते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। पूरी दुनिया का लगभग 50% व्यापार और करीब 40% तेल का व्यापार इसी एक क्षेत्र से होकर गुजरता है। तो जाहिर है इन समुद्री रास्तों की सुरक्षा का मतलब है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की स्थिरता, और भारत के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, इस क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक संतुलन का खेल भी चल रहा है। एक तरफ चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी से अपना दबदबा बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी चुप नहीं बैठा है। वो चाबहार और कोलंबो जैसे बेहद अहम बंदरगाहों में निवेश करके इस पावर बैलेंस को बनाए रखने और अपने हितों को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। और हाँ, भारत इस खेल में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो एक जिम्मेदार ताकत यानी एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका भी निभाना चाहता है। मतलब जब भी समुद्री डकैती जैसे खतरे बढ़ते हैं तो भारत ऑपरेशन राहत जैसे मिशन के साथ आगे आता है, ताकि व्यापार की ये धमियां, ये आर्टरीज ऑफ ट्रेड सबके लिए खुली और सेफ रहें। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एक ऐसी वैश्विक रणनीति का एक ऐसे राज्य पर क्या असर पड़ सकता है जिसके पास अपना कोई समुद्र तट ही नहीं है। जी हाँ, आइए देखते हैं कि हिंद प्रशांत का बिहार से क्या नाता है। मन में ये सवाल आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है ना, कि भाई एक जमीन से घिरा हुआ राज्य यानी एक लैंडलॉक्ड स्टेट, उसका हजारों किलोमीटर दूर फैले समंदर से क्या लेना देना हो सकता है। पर इसका जो जवाब है ना, वो सच में आपको हैरान कर सकता है। ये देखिए, ये कनेक्शन कितना सीधा और साफ है। बिहार की मशहूर शाही लीची और जर्दालू आम, ये सब कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों के जरिए ही तो दुनिया के बाजारों तक पहुंचते हैं। और ये बंदरगाह कहाँ खुलते हैं? हिंद प्रशांत में। इतना ही नहीं, बिहार के जो लाखों लोग खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया में काम करते हैं, उनकी सुरक्षा और उनके द्वारा घर भेजा गया पैसा यानी रेमिटेंस, ये सब भी तो इसी क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर निर्भर करता है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हिंद प्रशांत में सुरक्षित समुद्री रास्ते का सीधा मतलब है बिहार के किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलना। ये दिखाता है कि विदेश नीति कोई हवाई बात नहीं है, इसका असर सीधे आम इंसान की जेब पर पड़ता है। तो आखिर में इस पूरी रणनीति का सार क्या है? इसका असली मतलब यही है कि वैश्विक शतरंज की बिसात पर चली जा रही हर चाल को देश के हर घर की तरक्की और खुशहाली से जोड़ना। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं
क्या किसी भी देश की वैश्विक रणनीति और उसके आम नागरिकों की स्थानीय समृद्धि असल में एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है? इस पर सोचिएगा। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हिंद प्रशांत महासागर पहल की, जिसे IPOI भी कहते हैं। अब ये सुनने में भले ही कोई भारी भरकम फॉरेन पॉलिसी का टर्म लगे, पर असल में ये एक ऐसी पहल है जिसका असर हमारे क्षेत्र की सुरक्षा से लेकर हमारे राज्यों के विकास तक पर पड़ सकता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि वही समंदर पे बनी किसी पहल का जमीन से घिरे बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आखिर क्या लेना देना हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कनेक्शन है और आज हम इसी कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये IPO आखिर है क्या और इसकी शुरुआत हुई कहां से? तो बात है साल 2019 की। 14वें ईस्ट एशिया समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल का ऐलान किया था। मतलब ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये काफी मॉडर्न और रेलेवेंट इनिशिएटिव है जिसे आज की चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। और एक बात जो इसे बहुत खास बनाती है वो ये है कि IPOI कोई मिलिट्री अलायंस या कोई कानूनी संधि नहीं है। नहीं, ये पूरी तरह से एक वॉलंटरी पहल है। मतलब देश अपनी मर्जी से साथ आ रहे हैं और मकसद सिर्फ एक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रैक्टिकल मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करना। असल में IPOI की जड़ें भारत की सागर पॉलिसी में है। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो आप कह सकते हैं कि IPOI इसी सोच का एक प्रैक्टिकल रूप है जो इस विजन को जमीन पर उतारता है। ठीक है, तो सहयोग की बात तो हो गई, पर यह सहयोग होता कैसे है? IPOI का पूरा ढांचा 7 पिलर्स यानी 7 स्तंभों पर टिका है और यही इस पहल का असली मर्म है। जी हाँ, पूरे 7 स्तंभ, और यही इस पहल का आप कह सकते हैं दिल है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हर स्तंभ को अलग अलग देश लीड कर रहे हैं। इससे यह सिर्फ एक भारतीय पहल नहीं रहती, बल्कि एक सच्ची ग्लोबल पार्टनरशिप बन जाती है। आइए अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। देखिए, हर पिलर एक बड़ी ग्लोबल चुनौती से जुड़ा है। जैसे समुद्री सुरक्षा, जिससे भारत और UK मिलकर लीड कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में शांति के लिए यह बहुत जरूरी है। फिर देखिए, समुद्री इकोलॉजी की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड के पास है। और यहां देखिए, आपदा प्रबंधन, इसमें भारत ने बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाया है। और ये बहुत लॉजिकल भी है, क्योंकि दोनों ही देश इस चुनौती से अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो ये जो पार्टनरशिप का नेटवर्क है ना, यही IPOI की असली ताकत है। और यही भारत के लिए इसका सबसे बड़ा महत्व है। अलग अलग देशों की एक्सपर्टीज को एक साथ लाना और मिलकर क्षेत्रीय समस्याओं का हल निकालना। ओके, तो ये तो हुई बड़ी स्ट्रैटेजिक बातें। अब इसे थोड़ा जमीनी हकीकत से जोड़कर देखते हैं, और इसके लिए हम एक केस स्टडी लेंगे बिहार की। हम सब जानते हैं कि बिहार को हर साल कोसी और गंडक जैसी नदियों की वजह से भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है। अब सोचिए, यहां IPOI कैसे काम आ सकता है? याद है वो आपदा जोखिम प्रबंधन वाला पिलर? बिल्कुल उसी के तहत बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, यानी कि बाढ़ आने से पहले ही चेतावनी देने वाले सिस्टम्स डेवलप किए जा सकते हैं। और ये काम कैसे करेगा? देखिए, पहला स्टेप है इंटरनेशनल डेटा शेयरिंग। मतलब हमें दूसरे देशों से सटीक मौसम और पानी का डेटा मिलेगा। इससे क्या होगा? हमारा आपदा प्रबंधन, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा, और इसका सीधा नतीजा जान माल का नुकसान कम होगा। ये एक बहुत ही सीधा और ठोस फायदा है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक और पिलर है क्षमता निर्माण या कैपेसिटी बिल्डिंग। जरा सोचिए, जर्मनी जैसे देश के साथ मिलकर बिहार के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएं, उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाए। ये हमारे युवाओं के लिए कितने नए दरवाजे खोल सकता है। तो बिहार का उदाहरण देखकर ये तो एकदम साफ हो जाता है कि इस पहल का असर हमारे राज्यों पर सीधा पड़ता है। चलिए अब वापस थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि पूरे भारत के लिए इसके बड़े मायने क्या हैं। तो सवाल वही, भारत के लिए IPOI का महत्व क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, यह भारत की सागर पॉलिसी को सिर्फ एक विचार से हकीकत में बदलता है। दूसरी बात, यह भारत को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां वो अपने जैसे सोचने वाले देशों के साथ मिलकर असल काम कर सके, सिर्फ बातें नहीं। और शायद सबसे जरूरी बात, इस पहल के जरिए भारत हिंद प्रशांत में सिर्फ एक प्लेयर नहीं, बल्कि एक लीडर बनकर उभरता है। एक ऐसा लीडर जो सहयोग पर यकीन करता है, टकराव पर नहीं। ये 7 स्तंभ असल में दुनिया को भारत की बढ़ती भूमिका और उसकी जिम्मेदारियों का एक मजबूत संदेश देते हैं। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जिस तरह की चुनौतियों का सामना आज दुनिया कर रही है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, कोई महामारी हो या फिर आर्थिक संकट, क्या इसका जवाब IPOI जैसे कोलैबोरेटिव मॉडल्स में ही छिपा है? क्या यही भविष्य का रास्ता है? इस पर जरूर से जरा सोचिए, एक ऐसा संगठन जो दुनिया की 1/4 आबादी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पिछले 8 सालों से उसके नेता एक साथ बैठे तक नहीं हैं। ये कहानी है दक्षिण एशिया के सार्क की। तो आज हम यही समझेंगे कि इतनी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ ये संगठन आज लगभग बेजान क्यों हो गया है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 8, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कहानी कहता है। एक ठहराव की कहानी, एक लंबी खामोशी की कहानी।
जी हाँ, पूरे 8 साल। और देखिए, किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना ये एक बहुत बड़ा अलार्म होता है। ये सीधा सीधा इशारा है कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। मतलब सार्क अपनी रेलेवेंस लगभग खो चुका है, एकदम इनएक्टिव हो गया है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सार्क के इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को। सोचिए, 1985 में कितने बड़े बड़े लक्ष्यों के साथ ये बना था, और आज ये अपनी पहचान ही खोता जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें पूरी कहानी बताएगी। 1985 में शुरुआत हुई, 2014 में काठमांडू में आखिरी सक्सेसफुल समिट हुआ, लेकिन 2016 में जो इस्लामाबाद में समिट होना था वो उरी हमले के बाद पोस्टपोन हो गया, और बस तब से लेकर आज तक कोई बैठक ही नहीं हुई। यही वो मोड़ था जो हमें आज की इस हालत में ले आया। तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? वो कौन से बड़े कारण हैं जिनकी वजह से सार्क कभी अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाया? ये जो लाइन है ना, ये पूरी समस्या की जड़ को एक बार में बता देती है। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, सच है ये। आप खुद सोचिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के दो सबसे बड़े सदस्य ही आपस में लड़ते रहेंगे तो बाकी काम कैसे होगा? सब कुछ तो ठप पड़ ही जाएगा। अब जरा इन पॉइंट्स को देखिए। एक तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो एक लगातार बनी हुई प्रॉब्लम है। फिर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, जिनमें हमेशा कोई ना कोई अड़ंगा लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात, सार्क के अपने ही नियम ऐसे हैं कि इन सीरियस मुद्दों पर आप बात ही नहीं कर सकते। तो जब बात ही नहीं होगी तो हल कहाँ से निकलेगा? तो मतलब ये सिर्फ पॉलिटिकल विल की कमी का मामला नहीं है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन में ही, मतलब उसकी बनावट में ही एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। सार्क के रूल्स ही अपने मेंबर देशों को सबसे बड़ी दिक्कतों पर बात करने से रोक देते हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे एक डॉक्टर है लेकिन उसे बीमारी का इलाज करने की ही इजाजत नहीं है। और देखिए, जब पॉलिटिक्स फेल होती है ना, तो इसका सबसे पहला और सबसे बुरा असर पड़ता है इकोनॉमी पर। ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक है, यही सार्क रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। और ये चार्ट देखिए, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। सार्क देशों का आपस में ट्रेड, उनके टोटल ट्रेड का सिर्फ 5% है, सिर्फ 5%। अब इसकी तुलना आसियान देशों से करिए, जहां ये आंकड़ा 25% है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। ये दिखाता है कि साउथ एशिया ने एक दूसरे से सहयोग न करके कितनी बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी गंवा दी है। चलिए अब इस बड़ी इंटरनेशनल कहानी को थोड़ा जमीन पर लाते हैं, अपने देश में। देखते हैं कि सार्क के इस फेलियर का भारत के एक राज्य बिहार पर क्या सीधा असर पड़ रहा है। और इसकी वजह भी बिल्कुल सीधी है। बिहार नेपाल के साथ एक लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, और नेपाल सार्क का एक बहुत ही जरूरी सदस्य है। तो जाहिर सी बात है, जब सार्क इनएक्टिव होगा तो इसका असर इस बॉर्डर पर सीधे सीधे महसूस होगा। इस कंपैरिजन को देखिए, ये दो तस्वीरें दिखाता है। एक तरफ है बंद दरवाजा, मतलब इनएक्टिव सार्क की वजह से रुका हुआ ट्रेड, रुका हुआ लोगों का आना जाना। और दूसरी तरफ है एक खुला दरवाजा, मतलब अगर सार्क एक्टिव होता तो यही इलाका डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी का एक बड़ा सेंटर बन सकता था। तो ठीक है, अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सार्क को फिर से जिंदा करना, उसका रिवाइवल जरूरी क्यों है, और खासकर बिहार जैसे बॉर्डर स्टेट के लिए इसमें क्या नई अपॉर्चुनिटीज छिपी हैं? अगर सार्क एक्टिव हो जाए तो बिहार के लिए 3 बहुत बड़े मौके खुल सकते हैं। पहला, बिहार सिर्फ एक स्टेट नहीं रहेगा, बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए एक ट्रांजिट गेटवे बन जाएगा। दूसरा, स्टूडेंट्स और एकेडमिशियंस के लिए नए नए रास्ते खुलेंगे। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रांति आ सकती है। अब ये ट्रांजिट गेटवे का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाना। जो BBIN मोटर व्हीकल अग्रीमेंट जैसी चीजें हैं, उन्हें तेजी से लागू करना। इससे होगा क्या? सामान और लोगों का आना जाना बहुत आसान हो जाएगा, और बिहार इस पूरे रीजन के लिए एक बहुत अहम लिंक बन जाएगा। और जरा एग्रीकल्चर के बारे में सोचिए। बिहार की इकोनॉमी की तो ये रीढ़ की हड्डी है। बस कल्पना कीजिए कि नेपाल के एक्सपर्ट्स बिहार के किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है, बेहतर बीजों पर बात हो रही है। इसका सीधा फायदा उन लाखों किसानों को मिलेगा जिनकी जिंदगी खेती पर ही टिकी है। तो आखिर में हम वापस उसी एक बड़े सवाल पर आते हैं। सार्क के फेलियर की कहानी भले ही निराशाजनक हो, लेकिन इसे फिर से खड़ा करने की उम्मीद अभी भी बाकी है। और अब सवाल ये नहीं है कि क्या साउथ एशिया एक साथ आ सकता है, बल्कि सवाल ये है कि क्या वो एक साथ ना आने का रिस्क उठा सकता है? क्योंकि इसी सवाल के जवाब पर इस पूरे क्षेत्र के करोड़ों लोगों का भविष्य। सूची दुनिया के 2 सबसे डायनामिक, सबसे तेजी से बढ़ते हुए हिस्से, आसियान और भारत। जब ये दोनों साथ मिलकर अगले कुछ सालों का रोड मैप तैयार करते हैं तो वो कैसा दिखता होगा? अच्छा, आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। बात करेंगे आसियान भारत के 2026 से 2030 के नए एक्शन प्लान के सबसे जरूरी पहलुओं पर। चलिए इस रिश्ते की अहमियत को समझने के लिए ना एक नंबर से शुरुआत करते हैं। वो नंबर है 4। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और देखिए, ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही मजबूत आर्थिक रिश्ते की बुनियाद है। एक ऐसा रिश्ता जो लगातार और गहरा होता जा रहा है।
लेकिन बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। असल में आसियान समूह जो है ना, वो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सेंट्रल पिलर है। मतलब इस पूरे रीजन को लेकर भारत की जो बड़ी सोच है, जो स्ट्रैटेजी है, आसियान उसके ठीक बिल्कुल केंद्र में है। तो ठीक है, ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर ये पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिकली इतनी जरूरी क्यों है। इसका एक बहुत बड़ा जवाब छुपा हुआ है हमारे समंदर में, हमारे साझा समुद्री हितों में। और बस यहीं पर ये जो नया एक्शन प्लान है ना, इसका एक बहुत खास फोकस सामने आता है। साल 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर डेडिकेट किया गया है। और इसका मकसद क्या है? सीधा सा मकसद है ब्लू इकोनॉमी, मतलब समुद्री संसाधनों से जुड़ी जो पूरी अर्थव्यवस्था है, उसमें सहयोग को और मजबूत करना। अच्छा, तो ये जो पूरी पार्टनरशिप है, ये 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। और ये पिलर्स इस पूरे रीजन को आप कह सकते हैं बहुत ही मॉडर्न तरीकों से आपस में कनेक्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट इन 3 पिलर्स पर एक नजर डालते हैं। पहला है फिजिकल कनेक्टिविटी, दूसरा डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, और तीसरा मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल कनेक्टिविटी की। देखिए, जमीन पर इस रिश्ते को मजबूती कौन दे रहा है? भारत, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। और इसे सिर्फ एक सड़क की तरह मत देखिए, ये असल में व्यापार और लोगों को जोड़ने वाला एक पूरा कॉरिडोर है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, डिजिटल दुनिया में पार्टनरशिप्स। और ये पूरी तरह से फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड है। हम बात कर रहे हैं फिनटेक की, सेमीकंडक्टर्स की, और जाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। इन सभी हाईटेक एरियाज में सहयोग को और ज्यादा गहरा किया जा रहा है। और फिर है तीसरा पिलर, मैरीटाइम सिक्योरिटी। सोचिए मलक्का स्ट्रेट, दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक, उसकी सुरक्षा से लेकर समंदर में एंटी पायरेसी ऑपरेशंस तक, ये सब इस पार्टनरशिप का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो ठीक है, अब तक हमने हाईवे, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इन सब की बात कर ली। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये रिश्ता सिर्फ इन्हीं सब स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक चीजों तक ही सीमित है या कुछ और भी है? इसका जवाब ना हमें तब मिलता है जब हम जियोपॉलिटिक्स से थोड़ा हटकर जरा कल्चरल लेवल पर देखते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें बिहार की प्राचीन विरासत एक बहुत ही खास भूमिका निभाती है। देखिए, बिहार जो है वो दुनिया के बुद्धिस्ट सर्किट का दिल है, उसका हार्ट है। बोध गया और नालंदा जैसी पवित्र जगह सब यहीं तो है। और एक बात और, ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, नहीं, ये आज भी बिल्कुल जीवंत वाइब्रेंट कल्चरल सेंटर्स हैं। सोच कर देखिए, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, इन जैसे आसियान देशों के करोड़ों लोगों के लिए ये जमीन आस्था का केंद्र है। ये एक इतना गहरा कल्चरल और स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो सदियों से चला आ रहा है। और जो बात इसे और भी ज्यादा खास बनाती है ना, वो है इस रिश्ते को भविष्य में ले जाने का विजन। एक प्रस्ताव है नालंदा यूनिवर्सिटी में एक साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज सेंटर बनाने का। अब जरा इमेजिन कीजिए, ये सेंटर इस जगह को सिर्फ एक आस्था के केंद्र से कहीं आगे ले जाएगा, इसे एक मॉडर्न इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक ब्रिज में बदल देगा। और पता है, इस सॉफ्ट पावर कनेक्शन का असर सीधे जमीन पर भी दिखता है। जब टूरिज्म बढ़ता है तो सीधे सीधे स्टेट का रेवेन्यू बढ़ता है, लोकल लोगों को रोजगार मिलता है, गया एयरपोर्ट का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आसियान की राजधानियों से सीधी फ्लाइट्स की बात हो रही है। ये सब मिलकर बिहार के लिए एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो पार्टनरशिप है, ये एक साथ कई लेयर्स पर काम कर रही है। ये सिर्फ सरकारों के बीच की कोई डील नहीं है, नहीं, ये लोगों और संस्कृतियों के बीच का एक गहरा जुड़ाव भी है। तो एक तरफ है हमारे पुराने कल्चरल रिश्ते और दूसरी तरफ आज के मॉडर्न स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स, और ये इन दोनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। आप ऐसे देखिए, प्राचीन व्यापार मार्गों से लेकर आज के डिजिटल हाईवे तक, हर एक धागा एक साझे, एक शेयर्ड फ्यूचर की तरफ ही इशारा कर रहा है। और बस यहीं पर हम एक आखिरी लेकिन शायद सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि जब कल्चरल हेरिटेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ये 2 मजबूत धाराएं एक साथ मिलेंगी, तो इस बेहद जरूरी रीजनल पार्टनरशिप का अगला चैप्टर आखिर कैसा दिखेगा? नमस्कार, आज हम बात करेंगे ऑकस समझौते के बारे में, और ये भी देखेंगे कि कैसे ये एक बड़ा ग्लोबल डिफेंस एग्रीमेंट बहुत ही अनोखे तरीके से हमारे लिए लोकल लेवल पर नए मौके बना सकता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? पहले तो जानेंगे कि ये ऑकस आखिर है क्या, फिर इसके 2 मेन पिलर्स कौन से हैं और भारत के लिए इसका क्या मतलब है, और हाँ, आखिर में हम इसे एक ऐसी जगह से जोड़ेंगे जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये ऑकस आखिर है क्या चीज। देखिए, हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक का जो इलाका है, वहां पिछले कुछ सालों से काफी हलचल मची हुई है। तो सवाल ये उठता है कि शक्ति का ये नया समीकरण क्या है जो ऑकस के रूप में हमारे सामने आया है।
तो ऑकस जो 2021 में शुरू हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के बीच एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है। इसका नाम ही इसके मेंबर देशों से बना है, ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम और यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए, कोई भी गठबंधन बनता है तो उसका एक मकसद होता है। इस गठबंधन का मुख्य मकसद, जो बिल्कुल साफ साफ बताया गया है, वो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते मिलिट्री पावर को बैलेंस करना। ऑक्यूलस की पूरी बनावट जो है ना, वो दो मेन पिलर्स पर टिकी हुई है। चलिए अब इन्हें समझते हैं। यहाँ हम दोनों पिलर्स को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ है पिलर 1 जो न्यूक्लियर सबमरीन्स पर फोकस्ड है, और दूसरी तरफ है पिलर 2 जो फ्यूचर की एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में है। तो पिलर 1 के तहत यूके और यूएस मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर से चलने वाली पनडुब्बियां बनाने में मदद करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी डील है जो उस पूरे इलाके की नौसैनिक ताकत को सीधे सीधे बदल सकती है। अब जो चीज इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो है पिलर 2। ये सिर्फ पनडुब्बियों के बारे में नहीं है, इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स, एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसी एकदम लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी को शेयर करने की बात है। मतलब ये वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में जंग लड़ने का तरीका ही बदल देंगी। तो अब जब हमने ऑकस को समझ लिया है तो सवाल ये उठता है कि इस इलाके के इतने बड़े प्लेयर यानी भारत के लिए इसका क्या मतलब है। भारत की पहली चिंता अपनी पारंपरिक भूमिका को लेकर है। दशकों से भारत हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है, मतलब वो देश जो इस इलाके में सुरक्षा और स्थिरता की एक बड़ी जिम्मेदारी लेता आया है। अब इस इलाके में न्यूक्लियर सबमरीन्स के आने से भारत की इस भूमिका पर असर पड़ सकता है। दूसरी चिंता है स्ट्रेटेजिक फोकस को लेकर, और यहीं पर ना ऑकस और क्वाड का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, ऑकस एक प्योर मिलिट्री टैक्स समझौता है, जबकि क्वाड जिसका भारत एक मेंबर है वो कहीं ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है जो सुरक्षा के साथ साथ सप्लाई चेन और हेल्थ जैसे मुद्दों पर भी काम करता है। ऑकस के जरिए अमेरिका का फोकस ईस्ट एशिया पर ज्यादा है, जबकि भारत की जो सागर नीति है वो पूरे हिंद महासागर को देखती है, जिसमें अफ्रीका के तट भी शामिल हैं। अभी तक हमने ग्लोबल पॉलिटिक्स और डिफेंस की बात की, लेकिन अब कहानी में एक बिल्कुल अनपेक्षित मोड़ आने वाला है। इस ग्लोबल समझौते का एक भारतीय राज्य से क्या लेना देना है? ये सवाल शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? एक तरफ दुनिया की सुपर पावर्स का मिलिट्री गठबंधन और दूसरी तरफ भारत का बिहार राज्य। इन दोनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? और इसका जवाब इस स्लाइड में छिपा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ऑकस के पिलर 2 में जिन एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना, वही टेक्नोलॉजी भविष्य के ग्लोबल जॉब मार्केट को चलाने वाली हैं। और बिहार के पास क्या है? एक बहुत बड़ी युवा आबादी। तो मौका क्या है? बिहार इन ग्लोबल बदलावों का फायदा उठा सकता है। अगर राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में इन नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से सिलेबस को अपडेट किया जाए और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ के युवा भविष्य के टेक और डिफेंस स्टार्टअप्स का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा एक इनडायरेक्ट फायदा भी है। जब हिंद महासागर में सुरक्षा बढ़ती है तो व्यापार के रास्ते भी सुरक्षित होते हैं। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन मजबूत होती है और इसका सीधा फायदा बिहार जैसे राज्यों को मिल सकता है जो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने ग्लोबल लेवल से लेकर लोकल लेवल तक की इस यात्रा में क्या सीखा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ऑकस जैसे बड़े स्ट्रेटेजिक गठबंधन सिर्फ अखबारों की हेडलाइंस के लिए नहीं होते। ये असल में टेक्नोलॉजी की ऐसी लहरें पैदा करते हैं जिनसे सही तैयारी के साथ लोकल लेवल पर भी असली अवसर बनाए जा सकते हैं। और आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल है, क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ग्लोबल स्टेज पर लिए गए फैसले हमारे शहरों और कस्बों में मौजूद मौकों को और भी ज्यादा सीधे तरीके से प्रभावित करेंगे? इस पर सोचिएगा। नमस्कार। कभी ये सोचा है कि जब चार बड़े देश आपस में मिलते हैं तो उसका असर हमारे किसी राज्य में वहां की नौकरियों पर कैसे पड़ सकता है? सुनने में थोड़ा दूर का कनेक्शन लगता है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे क्वाड की, एक ऐसे ही गठबंधन की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को सीधे जमीनी हकीकत से जोड़ता है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और ये काम कैसे करता है। तो ये क्वाड है क्या? इसका पूरा नाम है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। जैसा नाम से जाहिर है, इसमें 4 देश हैं और ये चारों हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक रीजन की बड़ी डेमोक्रेसीज हैं। अपना भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। अब देखिए, ये सिर्फ कोई सालाना मीटिंग नहीं है, ये असल में एक बहुत गहरी होती हुई पार्टनरशिप है जो इस पूरे इलाके के भविष्य पर असर डाल रही है। हाँ, लेकिन एक बात पर बहुत जोर दिया जाता है और ये समझना जरूरी है, ये कोई नेटो जैसा मिलिट्री अलायंस मतलब कोई फौजी गठबंधन नहीं है। इसके मेंबर्स खुद इसे ग्लोबल फोर्स फॉर गुड कहते हैं। मतलब इनका मेन फोकस लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ देना है, जैसे मिलकर वैक्सीन बांटना या जो हमारी सप्लाई चेन्स हैं उन्हें और मजबूत करना या फिर क्लीन एनर्जी को आगे बढ़ाना। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं?
पहले तो यही समझेंगे कि क्वाड आखिर है क्या, फिर इसके 3 सबसे जरूरी डायमेंशंस को देखेंगे। ये कैसे एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाता है, इसमें इकोनॉमिक एंगल क्या है, और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि बिहार जैसे एक राज्य के लिए इसमें क्या मौके छिपे हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्वाड आखिर करता क्या है। क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी के बारे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी असली पावर इसके 3 पिलर्स में है, जो अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही चीज इसे इतना खास बनाती है। ये 3 लेवल कौन कौन से हैं? देखिए, पहला तो है स्ट्रेटेजिक। इसका सीधा सा मतलब है कि इंडो पैसिफिक में पावर का एक बैलेंस बना रहे। दूसरा लेवल है इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक। इसमें सप्लाई चेन को बेहतर बनाना और नई टेक्नोलॉजी पर साथ मिलकर काम करना शामिल है। और तीसरा, जो शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, वो है पब्लिक वेलफेयर, मतलब हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी मुद्दों पर सहयोग करना। अच्छा, तो इन तीनों में से सबसे पहले उठाते हैं स्ट्रेटेजिक बैलेंस वाले पॉइंट को। और जब भी इसकी बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, मालाबार एक्सरसाइज। ये मालाबार एक्सरसाइज आप कह सकते हैं क्वाड के स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन का सबसे बड़ा शोकेस है। सोचिए, जब इन चारों देशों की नेवी, इनकी नौसेनाएं एक साथ मिलकर ड्रिल करती हैं, तो ये सिर्फ उनकी अपनी तैयारी नहीं होती, ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक बहुत पावरफुल मैसेज होता है। तो आखिर इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका एक बड़ा गोल है इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। ये एक टेक्निकल शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है कि चारों देशों की नेवी एक दूसरे के सिस्टम को समझे और जरूरत पड़ने पर एक सिंगल टीम की तरह काम कर सके। और इन सबका जो बड़ा मकसद है वो ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन फ्री और ओपन रहे, मतलब समंदर में व्यापार हो या आना जाना, सब कुछ बिना किसी रुकावट के नियमों के हिसाब से चलता रहे। तो ये तो हुई स्ट्रेटेजिक बात। अब आते हैं क्वाड के दूसरे बड़े पिलर पर, जो है इकोनॉमिक कॉपरेशन। और जैसे ही इकोनॉमिक्स की बात आती है, एक पहल की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, सप्लाई चेन इनिशिएटिव। इसका पूरा नाम है सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव, या शॉर्ट में कहें तो SCRI। और ये क्वाड के इकोनॉमिक एजेंडा का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। देखिए, पिछले कुछ सालों में हम सब ने देखा है कि दुनिया की सप्लाई चेन्स कितनी आसानी से टूट सकती हैं, है ना? बस ये पहल उन्हीं कमियों को ठीक करने के लिए है, ताकि हमारी इकोनॉमी भविष्य में ऐसे किसी झटके के लिए तैयार रहे। और हाँ, इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि दुनिया की आर्थिक निर्भरता किसी एक देश पर बहुत ज्यादा ना हो। और यहीं से पता चलता है कि क्वाड की सोच कितनी फ्यूचर ओरिएंटेड है। इनका फोकस देखिए किन चीजों पर है। सेमीकंडक्टर्स, जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज और साइबर सिक्योरिटी, मतलब वो सारी चीजें जिन पर आने वाले कल की पूरी अर्थव्यवस्था टिकने वाली है। तो ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई ग्लोबल लेवल की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब का भारत के किसी राज्य, मान लीजिए बिहार, पर क्या और कैसे असर पड़ सकता है? चलिए अब इस कनेक्शन को समझते हैं। तो कनेक्शन क्या है? कनेक्शन बहुत सीधा और बहुत पावरफुल है। क्वाड का एक बड़ा मकसद है भारत को दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करना। अब इससे क्या होगा? इससे बिहार जैसे राज्यों के लिए एक जबरदस्त मौका बनता है। बिहार की जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स बनाने की बात हो रही है। अब सोचिए, जब ग्लोबल कंपनियां भारत आएंगी तो वो इन्हीं क्लस्टर्स का फायदा उठाएंगी, और इसका सीधा मतलब है राज्य के जो स्किल नौजवान हैं उनके लिए बड़े पैमाने पर जॉब्स। और ये कहानी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पर खत्म नहीं होती। क्वाड का एक और बड़ा फोकस है क्लीन एनर्जी पर, और ये चीज बिहार के लिए, जो सोलर एनर्जी में बड़ा काम करना चाहता है, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इससे कजरा और पीर 35 जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट दोनों के दरवाजे खुल सकते हैं। तो आखिर में हम उससे सवाल पर वापस आते हैं, क्या सच में एक ग्लोबल लेवल की बातचीत भारत के राज्यों की इकोनॉमिक किस्मत बदल सकती है? जैसा कि हमने देखा, पोटेंशियल तो बहुत है, संभावनाएं जबरदस्त हैं, लेकिन हाँ, असली चैलेंज इसी में है कि इस बड़ी ग्लोबल स्ट्रैटेजी को जमीन पर कैसे उतारा जाए। और हमारा भविष्य काफी हद तक इसी बात पर निर्भर। भारत की फॉरेन पॉलिसी में ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तेजी से उभर रहा है जो पूरे साउथ एशिया का गेम ही बदल सकता है। नाम है इसका बिम्स्टेक। और आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये इतना जरूरी है क्यों। अच्छा, जब भी साउथ एशिया में कोऑपरेशन की बात होती है, सबसे पहले जुबान पर क्या नाम आता है? सार्क, है ना? पर सवाल यह है कि क्या सार्क वाकई वो कर पाया जिसके लिए उसे बनाया गया था, या फिर पॉलिटिकल वजहों से इसकी गाड़ी बस रुक सी गई है? तो क्या कोई दूसरा रास्ता है, कोई ऑल्टरनेटिव? बिल्कुल है, और यहीं पर सीन में एंट्री होती है बिम्स्टेक की। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये बिम्स्टेक है क्या और क्यों इसे भारत के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है। अच्छा, बिम्स्टेक का पूरा नाम थोड़ा सा लंबा है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। खैर, आसान भाषा में समझें तो ये बंगाल की खाड़ी के आसपास बसे 7 देशों का एक ग्रुप है। कौन कौन से देश हैं इसमें? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो सवाल यह है कि सार्क और बिम्स्टेक में फर्क क्या है?
देखिए, सबसे बड़ा फर्क है एक मेंबर कंट्री का। सार्क में पाकिस्तान है और इस वजह से ना अक्सर पॉलिटिकल मुद्दे इकोनॉमिक कॉपरेशन पर भारी पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिम्स्टेक में पाकिस्तान है ही नहीं और इसी वजह से ये ग्रुप बिना किसी पॉलिटिकल रुकावट के सीधे सीधे इकोनॉमिक और टेक्निकल कॉपरेशन पर फोकस कर पाता है। ठीक है, तो इंडिया के लिए बिम्स्टेक का क्या मतलब हुआ? क्या ये बस एक और रीजनल ग्रुप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत की जो बड़ी फॉरेन पॉलिसी की तस्वीर है ना, उसकी एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। देखिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा पिलर है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मतलब पड़ोसी पहले। जैसा नाम से ही साफ है, इसमें इंडिया अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को सबसे ज्यादा तवज्जो देता है। और दूसरा बड़ा पिलर है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसका मकसद है साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह के रिश्तों को और मजबूत करना। तो एक तरफ है नेबरहुड फर्स्ट, दूसरी तरफ एक्ट ईस्ट। अब सवाल यह है कि इन दोनों को जोड़ता कौन है? यहीं पर बिम्स्टेक आता है, एक ब्रिज बनकर। यह साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है और इंडिया को अपने इन दोनों बड़े स्ट्रैटेजिक गोल्स को एक साथ हासिल करने का मौका देता है। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज की बात, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? मतलब असल में बे ऑफ बंगाल में इससे कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं? देखिए, इस कॉपरेशन का सबसे बड़ा फायदा तो समंदर में दिखता है। बे ऑफ बंगाल के जो बहुत बिजी ट्रेड रूट्स हैं, उन्हें सिक्योर करना, पायरेसी जैसी प्रॉब्लम से निपटना और साथ ही ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना। ब्लू इकोनॉमी मतलब समुद्र से जुड़े जो रिसोर्सेज हैं, उनका सही इस्तेमाल करके सबकी ग्रोथ सुनिश्चित करना। पर यह सब होगा कैसे? इसके लिए बाकायदा एक बिम्स्टेक मास्टर प्लान बनाया गया है, जिसका सीधा सा एक ही मकसद है, मेंबर देशों को सड़कों से, पोर्ट से और डिजिटल नेटवर्क से और भी बेहतर तरीके से कनेक्ट करना। और पता है, इस पूरे फ्रेमवर्क में इंडिया एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है, और वो है सिक्योरिटी पिलर को लीड करने की। ये चीज इस रीजन में इंडिया के सेंट्रल रोल को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। तो अभी तक हमने नेशनल और रीजनल लेवल पर बात की, अब थोड़ा और जूम इन करते हैं। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिम्स्टेक जैसी एक इंटरनेशनल ट्रीटी का भारत के एक राज्य बिहार के लिए क्या मतलब हो सकता है। हो सकता है इस सुनने में थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन सच तो यह है कि बिम्स्टेक बिहार के लिए साउथ ईस्ट एशिया के जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं ना, उनका दरवाजा खोल सकता है। कैसे? अरे भाई, जो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, वो बिहार के एक्सपोर्टर्स को सीधे थाईलैंड के बाजारों तक पहुंचा सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, बिहार का जो फेमस मखाना है, जो सिल्क है, उसके लिए एकदम नया मार्केट खुल रहा है। और बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, कल्चरल लेवल पे भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, बिम्स्टेक के ज्यादातर देश बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं और बिहार का बुद्धिस्ट सर्किट, जिसमें बोधगया, नालंदा, राजगीर जैसी पवित्र जगह हैं, वो इन देशों के टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। अगर टूरिज्म कॉर्पोरेशन बढ़ता है तो ये बिहार के सर्विस सेक्टर में एक तरह से क्रांति ला सकता है। तो अगर इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें तो हमें क्या दिखता है? चलिए फ्यूचर की एक झलक देखते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि बिम्स्टेक का डुअल इंपॉर्टेंस है। एक तरफ ये इंडिया की नेशनल स्ट्रैटेजी का एक पावरफुल टूल है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बिहार जैसे राज्यों के लिए लोकल प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट भी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या ये बढ़ता हुआ कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी वाकई बे ऑफ बंगाल रीजन को दुनिया का अगला बड़ा इकोनॉमिक सेंटर बना सकता है। बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन की कि कैसे एक बड़ी इंटरनेशनल पॉलिसी, एक ग्लोबल समिट का असर सीधा बिहार के क्लासरूम्स तक पहुंच सकता है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक इंटरनेशनल पॉलिसी बिहार में किसी स्टूडेंट के लिए नए दरवाजे कैसे खोल सकती है? इसी कनेक्शन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही अहम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम है बिम्स्टेक। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो बिम्स्टेक, इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। खैर, नाम थोड़ा लंबा है, पर आसान शब्दों में समझें तो ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का एक ग्रुप है और ये भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, उसका एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। मतलब पूरब के देशों के साथ रिश्ते और मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश। अच्छा, तो हाल ही में हुआ क्या है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने फ्यूचर के लिए एक बड़ा ही जबरदस्त रोड मैप बनाया है। इसका नाम है बैंकॉक विजन 2030। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो देखिए, अभी जो छठा बिम्स्टेक समिट हुआ, उसी में सारे मेंबर देशों ने मिलकर इस बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को फाइनल शेप दिया। इसे आप एक तरह का एक्शन प्लान समझ सकते हैं। मतलब आने वाले सालों में ये ग्रुप किन चीजों पर फोकस करेगा और कैसे मिलकर काम करेगा, ये सब इसमें बताया गया है। और हाँ, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इस विजन के तहत ना अलग अलग देशों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और भारत को मिली है सिक्योरिटी पिलर यानी सुरक्षा स्तंभ की लीडरशिप। इससे पता चलता है कि भारत इस पूरे रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को लेकर कितना सीरियस है। अब ये जो पूरा विजन है, इसके सेंटर में एक ही आइडिया है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, और वो है कनेक्टिविटी।
देखिए, जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ सड़कें बनाना या पोर्ट्स बनाना नहीं है। इसका असल मतलब है इन सभी देशों को, चाहे वो ट्रेड के लिए हों, लोगों के आने जाने के लिए हों या फिर आइडियाज़ के लेन देन के लिए, उन्हें बेहतर तरीके से जोड़ना। क्योंकि इस कनेक्शन के बिना सच पूछे तो कोई भी कॉपरेशन अधूरा ही रह जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी आएगी कैसे? इसके लिए दो मेन रास्ते हैं। पहला तो है सी कनेक्टिविटी, यानी समुद्र के रास्ते से पोर्ट्स के जरिए, और दूसरा है रोड कनेक्टिविटी, जिसमें बड़े बड़े हाईवे और कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है BBIN, यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। चलिए, तो ये तो हो गई बड़ी इंटरनेशनल पिक्चर। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब बिहार के लिए कैसे मायने रखता है। और यहीं पे आके पूरी कहानी जुड़ जाती है। देखिए, एक तरफ बिम्स्टेक का बड़ा मकसद है भारत को थाईलैंड और म्यांमार जैसे साउथ ईस्ट एशियन देशों से जोड़ना, और दूसरी तरफ इसी बड़े मकसद का सीधा सीधा फायदा मिल रहा है बिहार को। बिहार इन मौकों के लिए एक तरह से गेटवे बन रहा है। और ये फायदा कैसे पहुंच रहा है? ये पहुंच रहा है एक खास इनिशिएटिव के जरिए, जिसका नाम है बोधि, यानी BODHI। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे खास तौर पर बिहार के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है, ताकि वो आने वाले कल के लिए तैयार हो सकें। तो असल में स्टूडेंट्स को इस बोधि पहल से मिल क्या रहा है? सबसे पहले तो स्किल डेवलपमेंट, यानी नए नए स्किल्स सीखने का मौका। फिर है स्कॉलरशिप्स, जिससे आगे की पढ़ाई में मदद मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, इससे बिहार का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब जो इतनी बड़ी युवा आबादी है, उसकी ताकत का सही इस्तेमाल हो पाएगा। तो देखा कैसे एक ग्लोबल इनिशिएटिव एक लोकल लेवल पर इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। ये हमें फ्यूचर के लिए एक बिल्कुल नया नजरिया देता है कि चीजें कैसे काम कर सकती हैं। ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात को एक सेंटेंस में बता देती है। बिम्स्टेक बिहार के लिए थाईलैंड और म्यांमार का द्वार है। ये सिर्फ देशों को नहीं जोड़ रहा, बल्कि बिहार जैसे राज्य को सीधे सीधे थाईलैंड और म्यांमार जैसी बड़ी और उभरती हुई मार्केट से कनेक्ट कर रहा है, और इससे अनगिनत नए रास्ते खुल रहे हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या यही फ्यूचर है? क्या ये जो हाइपर लोकल डेवलपमेंट का मॉडल है, जहां इंटरनेशनल कॉपरेशन का फायदा सीधे किसी एक शहर या गांव तक पहुंचाया जाए, क्या यही आगे का रास्ता हो सकता है? इस पर सोचिए। एक ऐसे नए ट्रेड रूट पर बात करने वाले हैं जो सचमुच दुनिया का नक्शा बदल सकता है। सोचिए, एक ऐसी जबरदस्त योजना जो भारत से शुरू होकर मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप तक जाएगी, यानी 3 अलग अलग महाद्वीपों को एक साथ जोड़ने का दम रखती है। चलिए इसको एक सवाल से समझते हैं। जरा सोचिए, बिहार के बागों से निकली वो रसीली शाही लीची, वो यूरोप के बाजारों तक पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और एकदम ताजा आखिर कैसे पहुंच सकती है? इस सीधे से सवाल का जवाब पता है कहाँ है? एक बहुत ही बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में। जी हाँ, उस प्रोजेक्ट का नाम है एक नया आर्थिक गलियारा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर है क्या और इसका हमारी शाही लीची से क्या लेना देना है। इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल नाम है IMEC, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसे 2023 के G20 समिट में लॉन्च किया गया था। अब इसका आइडिया बहुत सिंपल है। रेल, रोड और समुद्री रास्ते, इन सबको मिलाकर एक ऐसा सुपर नेटवर्क बनाना जिससे सामान बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। तो देखिए, इस पूरे बड़े रास्ते को ना 2 आसान हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है ईस्टर्न कॉरिडोर, जो इंडिया को सीधे खाड़ी के देशों से कनेक्ट करेगा, और फिर दूसरा है नॉर्दर्न कॉरिडोर, जो खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। मतलब मकसद बिल्कुल साफ है, एक सीधी बिना रुकावट वाली सप्लाई चेन तैयार करना। अच्छा, तो इतनी बड़ी प्लानिंग, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, पर सवाल यह है कि इससे असल में फायदा क्या होगा? इसका जवाब सिर्फ 2 शब्दों में है, समय और पैसा। जरा ये आंकड़ा देखिए, 40%। जी हाँ, IMEC से सामान भेजने में लगने वाले वक्त में 40% तक की कटौती हो सकती है। जो अभी स्वेज कानल वाला पारंपरिक लंबा रास्ता है ना, उसके मुकाबले ये एक बहुत बहुत बड़ी बचत है। सोचकर देखिए, सामान कितना जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और बात सिर्फ टाइम की नहीं है, पैसों की भी जबरदस्त बचत होगी। एक अंदाजा है कि लॉजिस्टिक्स का जो पूरा खर्चा है, उसमें 30% तक की कमी आ सकती है। अब कम टाइम और कम लागत, ये कॉम्बिनेशन किसी भी बिजनेस के लिए सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। अब जरा इस प्रोजेक्ट के जियोपॉलिटिकल एंगल पर आते हैं। क्या IMEC सिर्फ एक ट्रेड रूट है या इसका कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक मतलब भी है? चलिए देखते हैं कि इसकी तुलना अक्सर चीन की एक बहुत बड़ी पहल से क्यों की जाती है। देखिए, इस पूरे रीजन में चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI पहले से ही एक बहुत बड़ी ताकत है। तो IMEC को ना अक्सर BRI के एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प के तौर पे देखा जाता है। इसे एक ज्यादा पारदर्शी और टिकाऊ प्रोजेक्ट के रूप में दुनिया के सामने रखा जा रहा है। लेकिन देखिए, हर बड़े प्लान की तरह IMEC की राह में भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कागजों पर तो सब आसान लगता है, पर असल में ये रास्ता उतना सीधा नहीं है और कुछ बड़ी रुकावटें इसे पटरी से उतार भी सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो है जियोपॉलिटिक्स। ये कॉरिडोर वेस्ट एशिया से गुजरेगा, जहां अक्सर हालात तनावपूर्ण रहते हैं, जैसा कि हमास इजराइल संघर्ष में हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा रेड सी में हूती विद्रोहियों के हमले, ये सब चीजें इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा रिस्क हैं।
तो चलिए इन ग्लोबल चुनौतियों से हटकर अब वापस जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट भारत के एक खास राज्य बिहार के लिए क्या मायने रखता है। जहां से हमने बात शुरू की थी वहीं वापस चलते हैं। और जब हम लोकल असर की बात करते हैं ना, तो ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। बिहार जैसे राज्य के लिए जहां खेती एक बड़ा आधार है, ये कॉरिडोर सच में एक गेम चेंजर बन सकता है, खास तौर पर उसके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के लिए। तो असल में फायदा क्या होगा? देखिए, नंबर 1, शाही लीची और जर्दालू आम जैसे फल जो जल्दी खराब हो जाते हैं, वो अब फटाफट यूरोप पहुंचेंगे, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिल सकता है। नंबर 2, बिहार से जो लाखों लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, उनके लिए नए मौके बनेंगे और इससे राज्य में जो बाहर से पैसा आता है, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, वो भी बढ़ेगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक तरफ है इस प्रोजेक्ट का इतना बड़ा सपना और दूसरी तरफ है उस पूरे क्षेत्र की जमीनी हकीकत और अस्थिरता। क्या आईएमएफ इन सारी चुनौतियों से पार पाकर एक सच्चाई बन पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला कि कुछ सबसे ताकतवर लीडर्स एक साथ बैठते हैं ना, तो जाहिर है बड़े फैसले लिए जाते हैं। पर हाल ही में रियो डी जेनेरियो में जो 17वां ब्रिक्स समिट हुआ, वहां जो कुछ हुआ वो सिर्फ फैसलों से कहीं ज्यादा था। ये एक साफ इशारा था कि दुनिया में पावर का जो बैलेंस है ना, वो बदल रहा है। तो चलिए जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि इस बहुत बड़े बदलाव का आखिर मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये ब्रिक्स आखिर है क्या? देखिए, इसको ऐसे समझिए, दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती हुई इकोनॉमीज ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जब एक साथ आती हैं, ये सिर्फ देशों का एक ग्रुप नहीं है, ये एक ऐसा पावर हाउस है जिसका मकसद है कि दुनिया के जो नियम है ना, उन्हें फिर से लिखा जाए, ताकि ये दुनिया सबके लिए थोड़ी और बैलेंस्ड, थोड़ी और फेयर हो सके। और इस बार के समिट का थीम था ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन को और मजबूत करना। अब ये सुनने में भले ही थोड़े भारी भरकम शब्द लगे, पर इनका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि अब उन देशों की आवाज को भी सुना जा रहा है जिन्हें दशकों तक एक तरह से साइडलाइन किया गया। ये जो ग्लोबल साउथ है, यानी कि हमारी और आपकी तरह की जो डेवलपिंग दुनिया है, वो अब अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना चाहती है। इस पूरी समिट से एक नंबर निकलकर सामने आया जो आप कह सकते हैं पूरी कहानी बयां कर देता है। 11। जी हाँ, 11। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन नए पार्टनर देशों की संख्या है जो अब ब्रिक्स के साथ जुड़ गए हैं। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये ग्रुप कितना पावरफुल और कितना अट्रैक्टिव बनता जा रहा है। तो सवाल ये है कि ग्रुप बड़ा होने के बाद सबसे बड़ा एक्शन क्या लिया गया? वो था रियो डिक्लेरेशन। इसे आप एक तरह से आने वाले वक्त के लिए इंटरनेशनल रिश्तों की एक नई रूल बुक समझ सकते हैं। और इस डिक्लेरेशन का जो पूरा सार है ना, वो बस एक लाइन में है, न्यायसंगत और जवाबदेह मल्टीलैटरलिज्म। आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ब्रिक्स देश साफ साफ कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक जैसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ना, उनमें अब रिफॉर्म का, बदलाव का वक्त आ गया है, ताकि वो कुछ गिने चुने देशों के हितों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी की आवाज सुने। पर देखिए, बातें सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं थी। असली खेल तो, जैसा हम सब जानते हैं, इकोनॉमी का होता है, पैसे का होता है। और इस समिट में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि जो मेंबर देश हैं, वो आपस में ट्रेड करने का, लेन देन का तरीका ही बदल देंगे। और ये बदलाव, यकीन मानिए, कोई छोटा मोटा नहीं है। अब ब्रिक्स देश आपस में व्यापार करने के लिए डॉलर की जगह अपनी अपनी नेशनल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया का कारोबार सिर्फ एक करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर पर टिका हो, तो उस एक देश का कितना कंट्रोल हो जाता है। ब्रिक्स देश इसी एक तरफा निर्भरता को तोड़ना चाहते हैं, ताकि बाहरी आर्थिक झटकों से खुद को बचाया जा सके। और ब्रिक्स पे जैसी जो पहल है, वो इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, अब आते हैं भारत के योगदान पर। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने इस ग्रुप के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही क्लियर और एक्शन ओरिएंटेड विजन सामने रखा, और इसे उन्होंने नाम दिया ब्रिक्स मंत्र। तो ये मंत्र आखिर है क्या? चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। बी यानी बिल्डिंग इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन, मतलब आपस में सहयोग को और बढ़ाना। आर से रिजिलियंस, यानी इकोनॉमी को इतना मजबूत बनाना कि मुश्किल वक्त में भी टिकी रहे। आई से इनोवेशन, यानी टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में नए नए आविष्कार। सी से कोऑपरेशन, यानी दुनिया की बड़ी चुनौतियों पर मिलकर काम करना। और आखिर में एस से सस्टेनेबिलिटी, यानी ऐसा विकास जो हमारे पर्यावरण के लिए भी सही हो। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये ब्रिक्स के फ्यूचर का पूरा रोड मैप है। आप देखिए, ये सब ग्लोबल लेवल की बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि रियो में लिए गए इन फैसलों का हम पर, हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए इस बड़ी तस्वीर को जरा जमीनी हकीकत पर लाकर देखते हैं, और इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे भारत के एक राज्य बिहार का। तो सवाल सीधा है, एक ग्लोबल समिट का बिहार जैसे एक रीजन पर असल में क्या फर्क पड़ सकता है? चलिए इसे कुछ ठोस उदाहरणों से समझते हैं। तो देखिए, ये कनेक्शन बनता कैसे है। ब्रिक्स के आपसी सहयोग से बिहार को कालाजार और कुपोषण जैसी जो वहां की लोकल समस्याएं हैं, उनसे लड़ने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी और मदद मिल सकती है।
ब्रिक्स का जो अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी है, वो बिहार के गांव में सड़कें और पुल बनाने के लिए फाइनेंस कर सका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस और ब्राजील जैसे देशों में बिहार के स्किल्ड लोगों के लिए जॉब्स के नए मौके खुल सकते हैं। इसे कहते हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी का असली जमीनी असर। और ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या अब वक्त आ गया है कि हम किसी भी ग्लोबल समिट की कामयाबी को सिर्फ बड़े बड़े ऐलानों से नहीं, बल्कि इस बात से मापें कि उसका जमीनी स्तर पर किसी खास इलाके के लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है। शिखर सम्मेलन 2025 सुनने में लगता है जैसे कोई बड़ी दूर की बात है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस अंतर्राष्ट्रीय मंच का एक सिरा सीधा हमारे बिहार तक पहुंचता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यह सच है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कनेक्शन को डिकोड करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक इंटरनेशनल समिट का बिहार से क्या लेना देना हो सकता है? मतलब एक तरफ चीन में हो रही हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक मीटिंग और दूसरी तरफ यहां भारत में बिहार की जमीन। इन दोनों के बीच की वो कड़ी क्या है? आइए इस पूरी कहानी में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है चीन के तियानजिन शहर से। यहीं पर एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन हुआ और यहीं से सारी बातें निकलकर सामने आईं। तो देखिए, साल था 2025, जगह थी चीन का तियानजिन शहर और मौका था एससीओ का 25वां समिट। अब इस तरह की बड़ी बैठकों में सबसे अहम होता है उसका नतीजा, और यहां जो सबसे बड़ा नतीजा निकला वो था तियानजिन डिक्लेरेशन। ये बस एक दस्तावेज नहीं है, समझिए कि ये एससीओ का आने वाले कई सालों के लिए एक एक्शन प्लान है। तो सवाल ये है कि इस घोषणा पत्र में आखिर था क्या? देखिए, इसमें दो बड़ी बातें थीं। पहली तो वही एससीओ की पुरानी और सबसे जरूरी बात कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद, इन तीनों चीजों को मिलकर खत्म करना है। और दूसरी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी 2035, मतलब आने वाले दशक में आर्थिक सहयोग कैसे बढ़ेगा, उसका पूरा का पूरा रोड मैप। ठीक है, तो ये तो हुई समिट की बात। अब आते हैं भारत पर। एससीओ का मंच भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है, लेकिन यहां मौके तो बहुत हैं, पर राह में रोड़े भी कम नहीं हैं। भारत ने इस समिट में अपना फोकस 3 पिलर्स पर रखा। पहला, सुरक्षा, मतलब टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और आपसी सहयोग। दूसरा, संपर्क यानी कि कनेक्टिविटी, खासतौर पर सेंट्रल एशिया से जुड़ने की कोशिश। और तीसरा, अवसर, यानी व्यापार और डेवलपमेंट के नए नए रास्ते कैसे खोले जाएं। बस यही 3 चीजें भारत की पूरी एससीओ स्ट्रेटेजी की बुनियाद हैं। और एक और दिलचस्प बात हुई, भारत का जो विजन है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, उसे इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सराहा गया, उसे मान्यता मिली। ये अपने आप में दिखाता है कि दुनिया में भारत की आवाज और उसकी सोच का वजन कितना बढ़ रहा है। लेकिन जैसा हमने कहा था, चुनौतियां भी हैं, और वो भी काफी बड़ी। भारत चाहता है सेंट्रल एशिया तक सीधी पहुंच ताकि व्यापार बढ़ सके, पर बीच में पाकिस्तान है जो रास्ता ही नहीं देता। दूसरी तरफ जब भारत आतंकवाद या अपनी सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं उठाता है, तो चीन और पाकिस्तान अक्सर मिलकर उसका विरोध करते हैं। तो एक बहुत ही पेचीदा जियोपॉलिटिकल चेस का गेम है, जिसमें भारत को हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है। तो अब तक हमने बात की जियोपॉलिटिक्स की, डिप्लोमेसी की। अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले मोड़ पर। अब हम सीधा जुड़ेंगे बिहार से। सवाल वही कि आखिर इस पूरी ग्लोबल कहानी में बिहार कहां से आ गया? इसका जवाब छिपा है एससीओ की आत्मा में, जिसे शंघाई स्पिरिट कहते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत है। इसका मतलब है कि सभी सदस्य देश एक दूसरे की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करेंगे, और बस यही वो चाबी है जो बिहार जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य के लिए अवसरों के नए दरवाजे खोल देती है। और इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया 2022 में। तब वाराणसी को एससीओ की सबसे पहली टूरिज्म कैपिटल यानी पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। ये एक गेम चेंजर था, और जब वाराणसी सेंटर स्टेज पर आया तो उसका असर आसपास पड़ना तो लाजमी था। और बस यहीं से बिहार की एंट्री होती है। सोचिए, वाराणसी और बोधगया, सारनाथ कितनी पास हैं। तो जो भी टूरिस्ट्स को देशों से वाराणसी आएगा, वो आसानी से बिहार के इस मशहूर बुद्धिस्ट सर्किट तक भी पहुंचेगा। ये एक सीधा और बहुत स्वाभाविक कनेक्शन है। वाराणसी की वजह से बिहार के टूरिज्म को एक जबरदस्त पुश मिलता है। और बात सिर्फ बुद्धिस्ट टूरिज्म पर ही खत्म नहीं होती। बिहार में तो सूफी परंपरा भी बहुत गहरी है, और सेंट्रल एशिया के कई देशों में भी सूफीज्म की बहुत मान्यता है। तो ये भी एक जबरदस्त मौका है उन देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने का। ये सिर्फ टूरिज्म नहीं, बल्कि एक गहरा कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। तो अब तक हमने संस्कृति और पर्यटन की बात की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, जब टूरिज्म बढ़ेगा तो अच्छे होटल्स, अच्छी सड़कें, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की जरूरत पड़ेगी। और इन सब के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। और एससीओ का ये कनेक्शन बिहार के लिए इस मोर्चे पर भी फायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए, सेंट्रल एशिया के जो देश हैं वो एनर्जी के मामले में बहुत अमीर हैं। उनके पास तेल और गैस के बड़े भंडार हैं,
अब एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पर जब एनर्जी सिक्योरिटी पर बात होती है तो इसका सीधा फायदा भविष्य में बिहार जैसे राज्यों को मिल सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन का रास्ता खोलता है। और इससे फायदे क्या होंगे? बिल्कुल साफ है। पहला, बिहार को एक भरोसेमंद रिलायबल बिजली की सप्लाई मिल सकती है। और दूसरा, जब इंडस्ट्री लगाने की बात आती है तो उसके लिए जरूरी फ्यूल आसानी से उपलब्ध हो सकता है। ये दोनों ही चीजें किसी भी राज्य की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए बेहद जरूरी है। तो देखा हमने कैसे चीन में हुए एक इंटरनेशनल समिट की कड़ियां जुड़ते जुड़ते बिहार के टूरिज्म और एनर्जी सेक्टर तक पहुंच गईं। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या ग्लोबल डिप्लोमेसी का असली असर, उसका सही मतलब हमें तभी समझ आता है शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ, जो कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, और दूसरी तरफ है बिहार, भारत का एक ऐतिहासिक राज्य। अब लगता तो नहीं कि इन दोनों में कोई कनेक्शन होगा, है ना? पर क्या इनके बीच कोई सीधा संबंध हो सकता है? चलिए आज इसी दिलचस्प जुड़ाव को थोड़ा समझते हैं। तो सवाल यही है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हजारों मील दूर एक राज्य की जमीनी हकीकत पर असर कैसे डाल सकती है? ये कनेक्शन है क्या? चलिए इस कनेक्शन की परतें खोलकर देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये एससीओ आखिर है कितना बड़ा और इसका प्रभाव कितना ज्यादा है। 40%, सिर्फ ये एक आंकड़ा ही एससीओ के ग्लोबल असर की एक झलक दे देता है। पर सवाल ये है कि ये 40% है क्या? किस चीज का 40%? इसका मतलब यह है कि दुनिया की 40% आबादी एससीओ के सदस्य देशों में रहती है। अब जरा सोचिए, इस संगठन के फैसले और इसकी नीतियां कितने बड़े पैमाने पर लोगों पर असर डालती होंगी। लेकिन एससीओ सिर्फ आबादी के आंकड़ों का खेल नहीं है। इसका एक बहुत ही अहम काम है, और वो है क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। और देखिए, जब सुरक्षा की बात आती है तो एससीओ का एक मुख्य फोकस है आतंकवाद। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तियानजन घोषणा। इसमें साफ तौर पर सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए एक डेडिकेटेड सिस्टम बनाने पर सहमति बनी। इससे पता चलता है कि एससीओ अपने क्षेत्र में स्थिरता को कितनी ज्यादा प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो हमने एससीओ का विशाल दायरा और उसका सिक्योरिटी फोकस दोनों समझ लिया। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था कि भाई इन सब बातों का बिहार से क्या लेना देना है। चलिए अब देखते हैं कि बिहार के लिए इसमें क्या मौके छिपे हो सकते हैं। तो ये कनेक्शन असल में दिखता कैसे है? देखिए, पहला जरिया है टूरिज्म। एससीओ ने वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी डिक्लेयर किया है। अब क्योंकि वाराणसी बिहार का पड़ोसी है तो जाहिर है वहां बढ़ता टूरिज्म सीधे सीधे बिहार के सीमावर्ती जिलों को भी फायदा पहुंचाएगा। और दूसरा, एससीओ के जरिए जब मध्य एशियाई देशों से भारत के रिश्ते मजबूत होते हैं तो इससे बिहार के जो मशहूर हस्तशिल्प और सिल्क उद्योग हैं उनके लिए नए बाजार खुल सकते हैं। सोचिए, ये वहां के कारीगरों के लिए कितना बड़ा मौका है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वाकई में लोकल इकोनॉमीज को बदलने की ताकत रखता है? यह सोचने वाली बात है कि कैसे बड़ी बड़ी ग्लोबल पॉलिसीज जमीन पर हमारे आप के लिए नए अवसर पैदा कर सकती हैं। G20 समिट, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी बैठकें, दुनिया के बड़े नेता और ऐसे फैसले जो शायद हमारी रोज की जिंदगी से बहुत दूर हों, लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर हम ये कहें कि 2025 का G20 समिट सिर्फ हेडलाइंस के लिए नहीं है। इसका सीधा, बिल्कुल सीधा असर हमारे अपने शहर, हमारे अपने राज्य के विकास पर पड़ सकता है। आइए आज इसी दिलचस्प कनेक्शन को समझते हैं। तो सवाल ये है, जोहानिसबर्ग में एक मीटिंग होती है और उसका असर बिहार के गवर्नेंस पर पड़ता है। ये कैसे हो सकता है? सुनने में थोड़ा डिस्कनेक्टेड लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही कनेक्शन आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का दिल है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस कहानी को कैसे खोलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस समिट की, जो अपने आप में ऐतिहासिक था। फिर देखेंगे कि दुनिया के बड़े देश किन मुद्दों पर एक साथ आए। डिजिटल फ्यूचर पर क्या बात हुई वो भी समझेंगे। और फिर सबसे जरूरी हिस्सा, इन सारी ग्लोबल बातों को हम बिहार के नजरिए से देखेंगे, कैसे दुनिया के फैसले जमीन पर असर डालते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये समिट इतना ऐतिहासिक क्यों था और ये जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन क्या है? देखिए, ये G20 समिट कई वजहों से बहुत खास था। मतलब इसमें कई चीजें पहली बार हुई। पहली बात तो ये अफ्रीकी जमीन पर होने वाला पहला G20 समिट था, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। और इससे भी बड़ी बात ये हुई कि अफ्रीकन यूनियन को एक फुल मेंबर के तौर पर शामिल किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम है ग्लोबल स्टेज पर अफ्रीका को और मजबूत आवाज देने के लिए। अच्छा, हर समिट का एक थीम होता है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल। इसका थीम था एकजुटता, समानता और सततता। मतलब सारी बातचीत, सारे फैसले इन्हीं 3 बातों को ध्यान में रख के लिए गए। ठीक है, तो समिट ऐतिहासिक था, ये तो समझ आ गया। पर अब सवाल ये है कि वहां बात क्या हुई, दुनिया किन बड़ी चीजों पर राजी हुई। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी डेट स्टेबिलिटी, यानी ऋण स्थिरता। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा है। सोचिए, एक परिवार है जिस पर कर्ज है।
पर वो कर्ज चुकाते हुए भी घर की जरूरतें पूरी कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई भी करवा रहा है। मतलब कर्ज की वजह से विकास नहीं रुक रहा। बस देशों के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे देश अपना कर्ज भी मैनेज कर सकें और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी ना रुके। और अच्छी बात यह है कि G20 में इस पर सिर्फ बातें नहीं हुई, बल्कि एक्शन लेने पर भी सहमति बनी। मतलब जो मौजूदा फ्रेमवर्क है उसे और मजबूत किया जाएगा, और खास तौर पर जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन्हें कर्ज के बोझ से राहत देने पर फोकस रहेगा। कर्ज के अलावा दूसरा बड़ा मुद्दा था क्लाइमेट और एनर्जी का। यहाँ पर भी ना एक बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच लिया गया। एक तरफ तो जाहिर है क्लीन एनर्जी की बात हुई, मतलब सोलर विंड पावर की तरफ बढ़ना, लेकिन दूसरी तरफ इस बात पर भी फोकस था कि इस क्लीन एनर्जी के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए जैसे लिथियम या कोबाल्ट, उनकी सप्लाई चेन को भी मजबूत बनाना होगा। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल और फ्यूचर रेडी सोच है। चलिए अब आते हैं तीसरी बड़ी प्रायोरिटी पर, और ये है एक डिजिटल भविष्य बनाना, डिजिटल ब्रिजेस तैयार करना। और यहाँ एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। G20 ने भारत के सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI मॉडल को अपनाने का फैसला किया है। हाँ, ये वही DPI है जिसके दम पर हम UPI, आधार जैसी चीजें इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये दुनिया के लिए भारत का एक तोहफा है और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो इस डिजिटल पुश के पीछे मकसद क्या है? 2 मेन गोल्स हैं। पहला, डिजिटल इंक्लूजन यानी टेक्नोलॉजी का फायदा हर किसी तक पहुंचे, कोई पीछे न छूटे। और दूसरा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर नियम कानून बनाने के लिए बातचीत शुरू करना, ये भी बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अब तक हमने ग्लोबल लेवल की बड़ी बड़ी बातें समझी, डेट, क्लाइमेट, डिजिटल, सब कुछ। लेकिन अब आते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सवाल वही है, इन सबका बिहार से क्या लेना देना? जी हाँ, सवाल फिर से वही है। ये जो बड़े बड़े इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए, इनका बिहार जैसे राज्य पर क्या असर पड़ेगा? आखिर कनेक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहला और सबसे सीधा कनेक्शन है पैसा, फाइनेंस। G20 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल सुधारों की बात हुई है, उसका सीधा मतलब ये हो सकता है कि बिहार को अपने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि सड़कें, बिजली, अस्पताल, इनके लिए सस्ता और आसान लोन मिल सकता है। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेहतर सड़कें, इसका मतलब है कि बिजली की सप्लाई अच्छी हो और हेल्थ सुविधाएं यानी अच्छे अस्पताल हों। ये वो सेक्टर्स हैं जिन्हें अगर बेहतर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग मिले तो सीधा फायदा होगा। तो चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, ग्लोबल एक्शन और लोकल इम्पैक्ट को एक साथ रखकर देखते हैं। यहाँ पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ G20 की प्रायोरिटी और दूसरी तरफ बिहार में उसका असर, जैसे डेट स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। इसका नतीजा बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सस्ता लोन मिल सकता है। दूसरा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका क्या असर होगा? इससे बिहार की 7 निश्चय जैसी योजनाएं और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव हो सकती हैं। सोचिए, हर घर नल का जल या पक्की गली नाली जैसी स्कीमों को टेक्नोलॉजी से कितना बल मिल सकता है। तो बात का सार क्या है? बात यह है कि ग्लोबल पॉलिसी सिर्फ कागजों और बड़ी बड़ी मीटिंग्स की चीज नहीं है। ये सीधे तौर पर लोकल गवर्नेंस को ताकत दे सकती है और आम लोगों के लिए पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बना सकती है। मतलब जोहान्सबर्ग में लिया गया एक फैसला वाकई बिहार की किसी सड़क की तस्वीर बदल सकता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर एक ग्लोबल समिट बिहार की गवर्नेंस में मदद कर सकता है, तो जरा सोचिए हमारी और कौन सी लोकल चुनौतियां हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर रोजगार का मुद्दा हो, जिन्हें ग्लोबल सहयोग से सुलझाया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। है कि हजारों मील दूर गाजा के लिए बना एक अमेरिकन प्लान भारत में बिहार के किसी घर की रोजी रोटी पर असर डाल सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर आज हम इसी हैरान करने वाले कनेक्शन की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। यही वो सवाल है जो सबके दिमाग में आता है, भला गाजा और बिहार का सीधा कनेक्शन क्या हो सकता है? लेकिन देखिए, यही तो जियोपॉलिटिक्स का असली खेल है, जहां दुनिया के एक कोने में लिया गया फैसला दूसरे कोने में बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर सकता है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पूरी कहानी की जड़ कहाँ है? इसकी शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप के एक आइडिया से, एक कॉन्सेप्ट से, जिसे नाम दिया जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस। आखिर यह है क्या भला? आइए इसे समझते हैं। तो ये बोर्ड ऑफ पीस जो है वो असल में अमेरिका की लीडरशिप वाला एक ग्रुप होगा, और इसका पहला और सबसे बड़ा काम होगा गाजा में जंग के बाद दोबारा सब कुछ बनाना, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। अब ये एक बहुत बड़ा मिशन है, और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। जैसे ही ये आइडिया सामने आया ना, पूरी दुनिया में सवाल उठने लगे। ये कोई सीधी सादी योजना नहीं है, इसमें कुछ बड़ी मुश्किलें हैं जिन पर दुनिया भर के देश सोच विचार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। देखिए, इसमें 2 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली तो ये कि किसी को ठीक से पता ही नहीं है कि इस बोर्ड का दायरा कहां तक होगा, क्या ये सिर्फ गाजा तक रहेगा या फिर और भी आगे बढ़ेगा। और दूसरा, जो शायद सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है इसकी कीमत।
जी हाँ, $1 अरब। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बोर्ड में परमानेंट सीट पाने के लिए इतनी बड़ी रकम चुकानी होगी। अब इतनी बड़ी रकम का मतलब है कि ये कुछ गिने चुने देशों का एक कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव क्लब बनकर रह जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस पूरे ग्लोबल सीन में भारत कहाँ खड़ा है। भारत ने इस पर बहुत ही सधा हुआ, बहुत ही केयरफुल स्टैंड लिया है। ना तो खुलकर सपोर्ट किया है और ना ही खुलकर विरोध। चलिए देखते हैं कि भारत की ऑफिशियल पोजीशन आखिर है क्या। भारत की ऑफिशियल पॉलिसी है प्रतीक्षा और निगरानी, मतलब वेट एंड वॉच। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अभी दूर से सारे घटनाक्रम को देख रहा है, समझ रहा है। कोई भी कदम उठाने से पहले वो देखना चाहता है कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो भारत इतनी सावधानी बरत क्यों रहा है? वजह है भारत का यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन पर अटूट भरोसा। भारत हमेशा से ये मानता आया है कि दुनिया में शांति से जुड़े मामले यूएन जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ही सुलझने चाहिए, और चिंता यह है कि यह नया बोर्ड कहीं यूएन के रोल को ही कम न कर दे। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, वो पॉइंट जहां ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सीधा बिहार के गांव तक पहुंच जाती है। ये वो कनेक्शन है जहां ग्लोबल पॉलिटिक्स घर की इकोनॉमिक्स बन जाती है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बिहार से लाखों लोग मिडिल ईस्ट के देशों में काम करते हैं। वो वहां मेहनत मजदूरी करते हैं और घर पैसा भेजते हैं, जिससे उनके परिवार चलते हैं। ये बिहार की इकॉनमी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब जरा इस चेन रिएक्शन को समझिए। अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका एक नया सिस्टम बनाता है तो वहां काम कर रहे लाखों भारतीय मजदूरों की सेफ्टी पर असर पड़ेगा। अगर भारत इस बोर्ड से बाहर रहता है तो गाजा को फिर से बनाने के जो अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो उसके हाथ से निकल सकते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे तो बिहार जैसे राज्यों से जाने वाले लोगों के लिए नौकरियों के मौके भी तो कम हो जाएंगे। देख रहे हैं सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें हमें लाके कहां खड़ा करती हैं? ये भारत को एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल देती हैं। एक तरफ है सिद्धांत और दूसरी तरफ हैं बड़े आर्थिक मौके, और ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला होने वाला है। ये स्लाइड इस दुविधा को एकदम साफ कर देती है। अगर भारत बाहर रहता है तो वो यूएन को लेकर अपने सिद्धांतों पर तो टिका रहेगा, लेकिन अरबों के कॉन्ट्रैक्ट और नौकरियां खो सकता है। और अगर वो बोर्ड में शामिल होता है तो आर्थिक फायदा तो होगा, लेकिन उसे अपनी दशकों पुरानी फॉरेन पॉलिसी से समझौता करना पड़ सकता है। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल बचता है, भारत क्या चुनेगा, सिद्धांत या अवसर? इस एक फैसले पर सिर्फ भारत की ग्लोबल इमेज ही नहीं बल्कि बिहार के लाखों घरों का भविष्य भी टिका हुआ है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भारत कौन सा ब्राजील में एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट हो रहा है और उसका सीधा असर हमारे बिहार के भविष्य पर पड़ सकता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि कहां ब्राजील और कहां बिहार, लेकिन इनके बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। आइए आज इसी कनेक्शन को थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ मौसम या पर्यावरण की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे दुनिया भर में किए गए बड़े बड़े वादों को जमीनी हकीकत में बदला जाता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं COP30 से। सबसे पहले तो ये COP30 आखिर है क्या? देखिए, ये 2025 में ब्राजील के बेलेम शहर में होने वाली एक बहुत बड़ी बैठक है, और उम्मीद ये की जा रही है कि ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक आप कह सकते हैं नई और बिल्कुल निर्णायक दिशा तय करेगी। तो इस COP30 से उम्मीदें क्या हैं? सबसे बड़ी चीज जो इससे निकल कर आएगी वो है बेलेम पैकेज। और इस पैकेज का जो मूल सिद्धांत है वो बिल्कुल साफ है कि अब बातें बहुत हो गई, अब असल काम करने का टाइम है। टॉक से एक्शन की तरफ एक बड़ा शिफ्ट। तो सवाल ये उठता है कि ये बेलेम पैकेज आखिर है क्या चीज, और ये जो बदलाव है, मतलब चर्चा से सीधे लागू करने पर आना, ये इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है? चलिए समझते हैं। एकदम आसान भाषा में कहें तो बेलेम पैकेज एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बड़े बड़े गोल सेट कर दिए जाएं, नहीं, इसका असली मकसद है कि जो क्लाइमेट एक्शन प्लान बने हैं उन्हें असल दुनिया में जमीन पर तेजी से लागू किया जाए। और ये आप समझिए, सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जहां पहले की जो क्लाइमेट टॉक्स होती थी उनका ज्यादातर फोकस सिर्फ चर्चा यानी डिस्कशन पर होता था, वहीं बेलेम पैकेज के साथ पूरा जोर कार्यान्वयन मतलब कि इंप्लीमेंटेशन पर आ गया है। और यही वो चीज है जो इसे इतना खास बनाती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं, देखते हैं कि इस पैकेज में ऐसी कौन सी नई पहलें हैं और कौन से नए लक्ष्य हैं जो इसे इतना गेम चेंजिंग बना रहे हैं। इसके तहत 2 बड़े नए सिस्टम्स शुरू किए जाएंगे। पहला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी। ये ट्रॉपिकल जंगलों को बचाने के लिए फंड देगा। और दूसरा है जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। ये पक्का करेगा कि जब हम फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं तो कोई भी समुदाय पीछे न छूट जाए। लेकिन जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा है वो है इसका नया फाइनेंशियल टारगेट। पता है क्या है? ये कि 2030 तक क्लाइमेट एडेप्टेशन यानी जलवायु के हिसाब से ढलने के लिए जो फंडिंग दी जाती है उसे 3 गुना किया जाएगा। 3 गुना! ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं है। तो चलिए अब इस ग्लोबल कहानी को लेकर आते हैं अपने देश में। आते हैं बिहार में, एक ऐसा राज्य जो क्लाइमेट चेंज के असर के लिहाज से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। बिहार की जो चुनौती है ना, वो दोहरी है
और बिल्कुल एक दूसरे से उल्टी। एक तरफ उत्तर बिहार है जिसे हर साल भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण बिहार है जो गंभीर सूखे से जूझता है। सोचिए, एक ही राज्य में पानी की बाढ़ भी है और पानी की भयानक कमी भी। एक्सपर्ट्स बिहार की हालत को बिल्कुल साफ शब्दों में बताते हैं। बिहार जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि चेतावनी है जिसे हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये जो COP30 में बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, वो बिहार की जरूरतों को पूरा करने में आखिर मदद कैसे कर सकते हैं? चलिए, ग्लोबल मदद और लोकल समाधान के बीच के इस पुल को समझते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए क्लाइमेट जस्टिस का सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि क्लाइमेट चेंज का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। इसलिए जो अमीर देश हैं, उन्हें ज्यादा संवेदनशील वल्नरेबल इलाकों की मदद करनी चाहिए। भारत ने COP30 में इसी बात पर बहुत जोर दिया था। अब बात करते हैं पैसे की, और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं है। स्क्रीन पर देखिए, $1.3 ट्रिलियन। जी हाँ, ये वो बड़ा ग्लोबल टारगेट है जिस पर चर्चा हो रही है, ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जरूरी पैसा इकट्ठा किया जा सके। तो अब सबसे अहम बात, अगर इस बड़ी ग्लोबल फंडिंग में से भारत को एक अच्छा खासा, एक पर्याप्त हिस्सा मिलता है, तो सोचिए बिहार के लिए क्या क्या मुमकिन हो सकता है। जैसे कि बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए एडवांस सिस्टम्स बनाना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बेहतर करना, और दूसरा, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर को बड़े पैमाने पर अपनाना। मतलब ऐसी खेती जिसमें ऐसी फसलें हों जो सूखा और बाढ़ दोनों को झेल सकें। तो कुल मिलाकर सारी कहानी घूम फिरकर एक ही चीज पर आकर टिक जाती है, इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जो वादे कागज पर किए गए हैं, उन्हें जमीन पर उतारना। और यहीं पर हम एक बहुत अहम सवाल के साथ आज की इस चर्चा को छोड़ जाते हैं। क्या दुनिया भर में किए गए ये वादे बिहार की जमीनी हकीकत को सच में बदल पाएंगे? इसका जवाब तो आने वाला वक्त। आज बात करते हैं एक बहुत बड़ी अहम वैश्विक मांग की। सोचिए, एक ऐसी आवाज जो दुनिया के सबसे बड़े मंच पर उठती है, और उसका सीधा असर हो सकता है कि हमारे स्थानीय जीवन पर भी पड़े। तो चलिए जरा इसे और करीब से देखते हैं। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये होता है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बहुत ही पावरफुल बयान से। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि संयुक्त राष्ट्र एक संकट की स्थिति में है। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, है ना? और सच पूछे तो यही बयान इस पूरी चर्चा की नींव है। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक बयान देकर खत्म नहीं हो गया। नहीं, ये एक फॉर्मल डिमांड, एक औपचारिक मांग की शुरुआत ही। मतलब जब कोई देश UN जैसे बड़े मंच पर सुधार की बात करे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो पूरे सिस्टम पर, उसकी इफेक्टिवनेस पर एक बड़ा सवाल उठा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये मांग है क्या। तो हुआ ये कि 80वीं UN जनरल असेंबली का मंच था, और वहां भारत ने कहा कि अब UN में अर्जेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, मतलब तत्काल ढांचागत सुधारों की जरूरत है। बिल्कुल साफ संदेश था कि अब छोटे मोटे पैचवर्क से काम नहीं चलेगा, पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि ये संकट है क्या आखिर? मतलब इसकी असली वजह क्या है? ऐसा क्या हो गया कि दुनिया के इतने बड़े संगठन को बदलने की जरूरत महसूस होने लगी? अच्छा, इस संकट की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें एक टर्म समझना होगा, ग्लोबल साउथ। अब ये क्या है? देखिए, ये शब्द असल में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के जो डेवलपिंग देश हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। वो देश जिनकी हिस्ट्री और आज के चैलेंजेस काफी हद तक एक जैसे हैं। और यहीं पर सारी बहस का जो निचोड़ है वो सामने आता है। तर्क ये है कि UN की सबसे पावरफुल बॉडी यानी सिक्योरिटी काउंसिल, वो अब आउटडेटेड हो चुकी है, पुरानी पड़ गई है। वो आज की दुनिया, खासकर ग्लोबल साउथ की सच्चाई को बिल्कुल भी नहीं दिखाती। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये कंपैरिजन प्रॉब्लम को एकदम साफ कर देता है। एक तरफ क्या है? 1945 की दुनिया के हिसाब से बनी सिक्योरिटी काउंसिल, और दूसरी तरफ आज की हकीकत, आज की दुनिया। बात बस इतनी सी है कि कुछ गिने चुने देशों के हाथ से पावर लेकर ज्यादा से ज्यादा आवाजों को शामिल किया जाए। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन क्या सिर्फ प्रॉब्लम की ही बात हो रही है? नहीं, एक सोल्यूशन भी सामने रखा गया है, और इसका नाम है UN80 इनिशिएटिव। ये सुधार के लिए आप कह सकते हैं एक सॉलिड एक्शन प्लान है। तो ये UN80 इनिशिएटिव है क्या? असल में ये एक प्रपोज्ड प्लान है जिसका मकसद है UN को ज्यादा एफिशिएंट बनाना, ज्यादा ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाना, और सबसे जरूरी 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं उनके लिए फिट बनाना। सीधे सीधे कहें तो UN को आज के जमाने के लिए अपडेट करना। और इस पहल के 3 मेन गोल्स हैं। पहला, ओवरऑल एफिशिएंसी को बेहतर करना। दूसरा, काम करने के तरीके में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, कि सभी मेंबर देशों को बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिले, उनकी भी बात सुनी जाए। चलिए, अभी तक तो हम ग्लोबल लेवल की बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन असल सवाल तो ये है कि इन सबका जमीन पर, लोकल लेवल पर क्या असर होगा। इसको समझने के लिए ना एक काम करते हैं, भारत के एक राज्य बिहार का उदाहरण लेते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि कैसे एक ग्लोबल बदलाव हमारी जिंदगी को छू सकता है।
और ये सवाल मन में आना बहुत नेचुरल है कि भाई यूएन में कुछ बदल रहा है तो उसका बिहार से क्या लेना देना, कनेक्शन क्या है? कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। देखिए, लॉजिक को समझिए। एक बेहतर और असरदार यूएन क्या करेगा? वो दुनिया में शांति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज को पक्का करेगा। और जब ये होगा तो क्या होगा? लोकल डेवलपमेंट के लिए जो इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है वो भी मजबूत होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक यूएन जो ज्यादा जवाबदेह हो, अकाउंटेबल हो, वो बिहार जैसे विकासशील इलाकों के लिए जरूरी रिसोर्सेज और स्टेबिलिटी लाने में मदद करता है। ये ग्लोबल पॉलिसी और जमीनी हकीकत के बीच का एक पुल बन जाता है। और इसका सीधा असर हमें कहाँ दिखेगा? बिहार के सोशल इंडिकेटर्स पर। सोचिए, एजुकेशन के लिए जो इंटरनेशनल कोशिशें होती हैं उन्हें मजबूती मिलेगी, पब्लिक हेल्थ के जो इनिशिएटिव्स हैं उन्हें सपोर्ट बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने वाली तरक्की को रफ्तार देता है। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या दुनिया को एक नया यूएन मिलेगा? एक ऐसा यूएन जो सच में हर किसी की आवाज हो? जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, भारत ने यह सवाल उठाकर एक बहुत जरूरी बहस को जन्म जरूर दी। कभी कभी दुनिया में कहीं बहुत दूर लिया गया एक फैसला हजारों किलोमीटर दूर किसी राज्य के लिए मौकों के नए दरवाजे खोल देता है। आज हम एक ऐसे ही कनेक्शन को समझने वाले हैं कि कैसे नाटो का एक बड़ा फैसला बिहार के भविष्य से सीधा सीधा जुड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि यह हैरान करने वाला कनेक्शन आखिर है क्या। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 5%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर, एक ऐतिहासिक संधि और बिहार के हजारों युवाओं के भविष्य के बीच की एक कड़ी है। तो आखिर ये कनेक्शन है क्या? आइए पता लगाते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले नाटो के उस बड़े फैसले को समझेंगे, फिर उनके सबसे जरूरी सिद्धांत यानी आर्टिकल 5 पर एक नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये सब बिहार के लिए एक बड़ा मौका कैसे बन सकता है, और आखिर में इस भविष्य की तैयारी के लिए क्या कदम उठाने होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तो हुआ ये कि हाल ही में हेग में नाटो का 2025 शिखर सम्मेलन हुआ और वहां एक बहुत ऐतिहासिक लक्ष्य तय किया गया। सभी सदस्य देशों ने मिलकर ये माना कि वो 2035 तक अपने देश के जीडीपी का 5% हिस्सा डिफेंस पर खर्च करेंगे। जरा सोचकर देखिए, ये कितना बड़ा आर्थिक बदलाव है। इसका असर दुनिया के हर डिफेंस सेक्टर पर पड़ना तय है। अब इस बड़े फैसले के साथ ही नाटो ने अपने उस सबसे बुनियादी सिद्धांत को भी दोहराया जो इस पूरे संगठन की असली नींव है। और वो सिद्धांत, वो फलसफा बस इस एक लाइन में है, एक पर हमला, सभी पर हमला। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक फौलादी वादा है जो हर सदस्य देश को एक दूसरे से जोड़ता है। इसी को कहते हैं नाटो संधि का आर्टिकल 5। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है, अगर किसी एक सदस्य देश पर कोई बाहरी हमला होता है तो बाकी सभी सदस्य देश इसे खुद पर हुआ हमला मानेंगे और मिलकर एक साथ उसका जवाब देंगे। मतलब ये कलेक्टिव सिक्योरिटी की सबसे बड़ी गारंटी है। चलिए अब इस पूरी ग्लोबल कहानी को लेकर आते हैं अपने देश और खास तौर पर बिहार। अब हम देखेंगे कि ये सब बिहार के लिए एक मौका कैसे बन सकता है। तो अब सवाल उठता है, रुकिए, नाटो का डिफेंस बजट और बिहार, मतलब इनका आपस में क्या लेना देना है? ये तो दो बिल्कुल अलग दुनिया की बातें लगती हैं, है ना? लेकिन यकीन मानिए, इनके बीच एक बहुत गहरी और मजबूत कड़ी है। और वो कड़ी है आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ, यही वो पुल है जो यूरोप में लिए गए एक सैन्य फैसले को सीधे बिहार के इंडस्ट्रियल भविष्य से जोड़ता है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ नेटो देशों के बढ़ते खर्च की वजह से एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी और उपकरणों की मांग आसमान छूने वाली है, और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत के तहत हम देश में ही इन्हें बनाने पर जोर दे रहे हैं। तो ये जो डिमांड और सप्लाई का मेल हो रहा है, ये भारत के राज्यों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। और यहीं पर बिहार के लिए एक बहुत बड़ी, एक खास संभावना खुलती है। राज्य में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यानी रक्षा से जुड़े सामान बनाने वाली इकाइयां स्थापित करने की। ये बिहार की इकॉनमी में एक बिल्कुल नया और हाईटेक सेक्टर जोड़ सकता है। लेकिन देखिए, सिर्फ संभावना होने से तो काम नहीं चलता है ना। इस मौके को हकीकत में बदलने के लिए सही तैयारी और ठोस कदमों की जरूरत होगी। तो रोड मैप क्या होना चाहिए? पहला कदम दुनिया भर की डिमांड को पहचानना, दूसरा बिहार में आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना, और तीसरा जो शायद सबसे जरूरी है, अपने युवाओं को सही स्किल्स देना ताकि वे इन फैक्ट्रियों को चला सकें और अपना भविष्य बना सकें। और इस पूरे मौके को भुनाने की जो असली चाबी है वो है स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि बिना कुशल हाथों के बड़ी से बड़ी मशीनें भी तो सिर्फ लोहा ही है और कुछ नहीं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये है हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों और आईटीआईज की। उन्हें अपने कोर्स और सिलेबस को ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से बदलना होगा। और इसका नतीजा क्या होगा? बिहार की अपनी एक ऐसी हाईटेक वर्कफोर्स जिसकी मांग पूरी दुनिया में हो सकती है।
तो ये बात याद रखनी होगी कि ये मामला सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां लगाने का नहीं है, ये बिहार के युवाओं को एक ग्लोबल स्टेज देने का मौका है, उन्हें दुनिया के सबसे एडवांस सेक्टर्स में से एक का हिस्सा बनाने का अवसर है। तो अंत में सवाल यही है, दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलाव की लहर पर एक सुनहरा अवसर तैर रहा है। क्या बिहार इस लहर पर सवार होने और अपने युवाओं को एक शानदार भविष्य देने के लिए तैयार है? इसका जवाब वो तो आने वाला वक्त। में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की एक बैठक हुई, G7 शिखर सम्मेलन। लेकिन सोचिए, क्या उस हाई प्रोफाइल ग्लोबल मीटिंग में लिए गए एक फैसले का सीधा असर भारत के एक राज्य बिहार के औद्योगिक भविष्य पर पड़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है। चलिए इसी दिलचस्प कनेक्शन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कनाडा में हुई एक ग्लोबल मीटिंग का बिहार के भविष्य से क्या लेना देना हो सकता है? मतलब सुनने में तो ये दोनों बातें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? एक तरफ हाई प्रोफाइल डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ बिहार। पर असल में इन दोनों के बीच एक बहुत मजबूत कड़ी है और इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा अवसर छिपा हुआ है। तो देखिए, ये पूरी कहानी शुरू होती है 51वें G7 शिखर सम्मेलन से, जो इस बार कनाडा में हुआ था। ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है और यहाँ पर भारत की मौजूदगी वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये जो नंबर 12 आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये बताता है कि भारत को लगातार 12वीं बार इस समिट में बुलाया गया है। इससे साफ पता चलता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का कद और उसकी अहमियत लगातार कितनी बढ़ रही है। भारत को वहां एक आउटरीच देश के तौर पर बुलाया गया था। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत G7 का मेंबर तो नहीं है, लेकिन ये ग्रुप मानता है कि भारत एक इतना जरूरी ग्लोबल पार्टनर है कि उसके बिना बड़े मुद्दों पर बात आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इस मीटिंग से निकला क्या, मतलब कौन से ऐसे ठोस फैसले हुए जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यहाँ कुछ बहुत अहम समझौतों और योजनाओं पर मोहर लगी। इस समिट में 3 बड़े फैसले हुए। एक था कनानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर, जो जंगलों की आग से निपटने के लिए है। दूसरा क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान और तीसरा सप्लाई चेन्स को मजबूत करने के लिए राइज पार्टनरशिप। अब इन तीनों में से हमारे लिए जो सबसे काम की चीज है वो है ये दूसरा पॉइंट, क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान। G7 देशों ने फैसला किया कि अब क्रिटिकल मिनरल्स पर खास ध्यान दिया जाएगा। पर सवाल यह है कि ये क्रिटिकल मिनरल्स आखिर हैं क्या भला, और ये अचानक इतने जरूरी क्यों हो गए हैं? तो समझिए, ये खनिज असल में भविष्य की टेक्नोलॉजी की नींव हैं। ये वो जरूरी कच्चा माल है जिनकी हमें ग्रीन इंडस्ट्रीज यानी पर्यावरण के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी चलाने के लिए सख्त जरूरत है। इन्हें आप भविष्य के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। जब हम ई रिक्शा की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगने वाली बैटरी की बात करते हैं, या फिर सोलर पैनल की, इन सबको बनाने के लिए इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। तो एक तरह से ये भविष्य की अर्थव्यवस्था के असली इंजन हैं। और बस यहीं पर आकर ये पूरी कहानी बिहार से जुड़ जाती है। G7 का क्रिटिकल मिनरल्स पर ये नया फोकस असल में बिहार के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। G7 के देश इन खनिजों के लिए एक भरोसेमंद सप्लाई चेन चाहते हैं और बिहार वो इस चेन की एक बहुत जरूरी कड़ी बन सकता है। तो सवाल है कि बिहार इस मौके का फायदा उठा कैसे सकता है? देखिए, इसका रास्ता 3 स्टेप से होकर जाता है। पहला, अपने यहाँ मौजूद खनिज संसाधनों की ठीक से पहचान करना। दूसरा, सिर्फ कच्चा माल निकालकर बेचना नहीं, बल्कि यहीं पे वैल्यू एडिशन यूनिट्स लगाना, मतलब ऐसी फैक्ट्रियां जहां उन खनिजों से सीधे बैटरीज जैसे जरूरी प्रोडक्ट्स बने। और तीसरा और आखिरी स्टेप, इन तैयार प्रोडक्ट्स के साथ ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना। अगर ऐसा हो पाता है तो ये बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या G7 के इस ग्लोबल एजेंडे में छिपे ये क्रिटिकल मिनरल्स बिहार के लिए उसकी अपनी औद्योगिक क्रांति की चाबी बन सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त की नीतियों और कोशिशों में छिपा है। पर हाँ, सोचने के लिए ये एक बहुत दमदार